हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। हालांकि वीडियो 2 दिन से थोड़ा लेट हो जा रही है तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बैकग्राउंड में, लाइफ है तो प्रॉब्लम तो रहेगी, वो अपनी जगह है, छोड़िए। कोशिश करूंगा कि अब से लेट ना हो। जैसे कि आप सभी को पता है आज संडे है और संडे में द हिंदू में कोई भी एडिटोरियल नहीं आता है, तो आज कोई एडिटोरियल नहीं आया द हिंदू में। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। पहले तो इन भाई साहब को देखिए, डरना नहीं है, ठीक है ना, डरना मना है। पहले इन भाई साहब का चेहरा देखिए। एक्चुअली हुआ क्या है, अभी मैक्सिको में इसको पेश किया गया। ये क्या है तो कहा जा रहा है कि 1000 साल पुराना एलियन का अवशेष है, इंसान का नहीं, एलियन का अवशेष है। अभी ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? अभी इंपॉर्टेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, बस थोड़ी बहुत जानकारी है। जैसे कि इसकी 3 उंगलियां हैं और इसका फेस जो है वो अलग तरीके का है। जब नासा के वैज्ञानिकों ने मैक्सिको से ये कहा कि हमें इसके बारे में अध्ययन करना है, इसको उपलब्ध करवाइए, तो मैक्सिको ने मना कर दिया। और मैक्सिको ने ये बताया कि ये पेरू से प्राप्त हुआ है, 1000 साल पुराना अवशेष है। प्राप्त कहां से हुआ? पेरू से। प्रस्तुत किसने किया? मैक्सिको ने। अध्ययन करने के लिए कौन कह रहा है? नासा के वैज्ञानिक। और इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ना होने के नाते अभी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फिलहाल इतना जानकारी रखिएगा कि मैक्सिको की संसद ने इसको अपने यहाँ पे प्रस्तुत किया था, मैक्सिको की संसद में इसको दिखाया गया है। अगर बात करें हम आज के इंपॉर्टेंट डे की, तो पहला है आज विश्व नदी दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है नदियों के अधिकार, राइट्स ऑफ रिवर। देखिए वर्तमान समय में नदियां बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई हैं, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो। यमुना नदी की तो कई बार ऐसी फोटो आती है जो दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र है, वहां पे पूरा झाग बना रहता है, ऐसा लगता है कि शूटिंग हो रही है, झाग जमा दिया गया, लेकिन वो रहता है कि एक्चुअल में वो प्रदूषण रहता है, पर्यावरण प्रदूषण है वो। तो इस तरीके से इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, नदियों को स्वच्छ रखने के लिए, उसके महत्व के बारे में बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आज एक और इम्पोर्टेंट डे है, वो है विश्व बधिर दिवस। इसको आम भाषा में बधिर को क्या कहा जाता है? तो बहरा कहा जाता है। जो सुनने में असक्षम है उनको बारे में बात की जा रही है। ये सितंबर के प्रत्येक अंतिम रविवार को मनाया जाता है और 2023 में ये 24 सितंबर को मनाया जा रहा है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है सभी के लिए कान और सुनने की देखभाल, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। ये एक न्यूज है, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड दिया गया है हमारे यहाँ के उड़ीसा के रहने वाले स्वाति नायक को। इनको प्यार से यहाँ के लोग बिहाना दीदी कहते हैं। बिहाना का इंग्लिश में मतलब होता है सीड, और ये स्थानीय भाषा में इनको बिहाना कहा जाता है। सीड का मतलब होता है बीज, हिंदी भाषा में अगर हम कहें तो बीज। इनको प्यार से स्थानीय लोग बिहाना दीदी कहते हैं। और ये उड़ीसा के रहने वाले, इनका पूरा नाम, असली नाम इनका स्वाति नायक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किसको दिया गया है? उड़ीसा की रहने वाली स्वाति नायक को दिया गया। किस लिए दिया गया है? तो एक तो पहले आप लोग ये बताए कि नॉर्मन बोरलॉग नाम आपने कहीं सुना है? हाँ, ये हरित क्रांति के जनक है वैश्विक स्तर पर। और इंडिया के स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कृषि के क्षेत्र में, फसल के क्षेत्र में कुछ काम किया होगा, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो इन्होंने चावल के एक किस्म के ऊपर काम किया है, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कभी वन लाइनर में पूछ ले। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एक योजना के बारे में, उसका नाम है श्रेयस योजना। ये चर्चा में क्यों? तभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की है, कुछ जानकारियां साझा की हैं, तो इस वजह से चर्चा में आ गया। तो हम देखेंगे श्रेयस योजना के बारे में, किसके लिए है और किस चीज के लिए लाई गई थी, कौन कौन इसके एलिजिबल हैं, इस सारी चीजें हम इसमें जानने वाले हैं। बात की जा रही है कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक व्यापक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए फेलोशिप। फेलोशिप क्या होता है? जैसे आप देखेंगे एक एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, और जब इसमें कोई जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है तो इसको फेलोशिप दी जाती है। किस लिए? ताकि ये अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और इनको पैसा भी दिया जाता है। तो वही पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी दिया जाता है ताकि पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इस वजह से इसको फेलोशिप कहा जाता है। तो पढ़ाई के लिए इसमें पैसा दिया जाएगा। और विदेश में पढ़ाई के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करके अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी के छात्रों का शैक्षिक सशक्तिकरण करना है। यानी एक तो क्या करना है? फेलोशिप देना है ताकि ईबीसी के और ओबीसी के स्टूडेंट पढ़ सके। दूसरा क्या करना है? अगर कोई विदेश में जाके पढ़ना चाहता है, ईबीसी और ओबीसी के स्टूडेंट, तो उनको आसान किस्तों पर, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि विदेश में जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकें, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकें। ये एक प्रकार की अम्ब्रेला योजना है जिसके अंतर्गत 4 केंद्रीय क्षेत्र की उप योजनाएं भी शामिल हैं। जिससे इसमें पहली कौन सी उप योजना है? तो ये अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से वंचित, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को उच्च गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य है।
आय सीमा क्या है, तो पारिवारिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष तय की गई है इसके अंतर्गत। पारिवारिक आय में सबकी आय मिला करके आ जाएगी, तो पूरे परिवार की आय अगर 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष है, यहाँ तक है, तब तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर इससे ज्यादा तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बात की जा रही स्लॉट आवंटन की, तो ये इसके लिए सालाना 3500 स्लॉट आवंटित किए जाते हैं। स्लॉट का ये मतलब समझ लिया, सीट की बात की जा रही है। टोटल 3500 ही लोगों को इस प्रत्येक वर्ष सिलेक्ट किया जाता है, और इसमें से 30% महिलाएं होती हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के लिए हो गई चाहे ओबीसी के लिए हो गई। तो यहाँ पे 30% महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया ताकि इनको भी आगे लाया जा सके। उसके अलावा बात करें आवंटन अनुपात, तो एससी ओबीसी अनुपात 70 और 30 का है, यानी 70% एससी के लिए अवेलेबल किया जाता है और 30% ओबीसी के लिए अवेलेबल किया जाता है। करें इस योजना के परिणाम के बारे में, तो वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक 19,995 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। अगर हम दूसरी योजना देखें तो ये कौन सी, इसका नाम है अनुसूचित जाति एससी के लिए सर्वोत्तम शिक्षा। इसका उद्देश्य क्या है, तो 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई को कवर करते हुए एससी के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहचानना और बढ़ावा देना। यहाँ पे एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है ठीक है ना। इसके लिए भी आय सीमा, पारिवारिक आय सीमा 8 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। कवरेज इसका देखा जाए तो 266 उच्च शिक्षा संस्थान, जिनमें आईआईएम, आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल है, इनको शामिल किया गया है। छात्रवृत्ति के बारे में हम बात करें इस योजना के तहत, तो इस योजना के तहत शिक्षण शुल्क, वापस न किए जाने वाले शुल्क, नॉन रिफंडेबल चार्जेस, शैक्षणिक भत्ता और अन्य खर्च प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का क्या परिणाम निकला है, तो वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक 21,988 लाभार्थियों को इससे लाभान्वित हुए हैं। तीसरी योजना इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना के तहत अनुसूचित जाति के चयनित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा गैर अधिसूचित घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों, भूमिहीन खतिहर मजदूरों व पारंपरिक कारीगर श्रेणी को विदेश में स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रम करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी करनी है विदेश से, तो उसके लिए यहाँ पे सहायता दी जाती है इस योजना के तहत। इसकी पात्रता क्या है, तो एक छात्र के परिवार की कुल आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए, जिनके पास पात्रता परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किया हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो और जिन्होंने शीर्ष 500 QS रैंकिंग वाले विदेशी संस्थानों या विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया हो। छात्रवृत्ति इसके अंतर्गत देखें तो योजना से लाभ प्राप्त लाभार्थियों को कुल शिक्षण शुल्क, रख रखाव और आकस्मिकता भत्ता, वीजा शुल्क, आने जाने का हवाई मार्ग किराया आदि प्रदान किया जाता है। इस योजना का परिणाम क्या निकला है, तो वर्ष 2014-15 से लेकर के वर्ष 2022-23 तक 950 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला है। चौथी योजना कौन सी है, तो इसके बारे में बात करें तो यह है चौथी योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह फेलोशिप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों या कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में एमफिल या पीएचडी डिग्री करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को सहायता प्रदान करती है। पात्रता अगर इसकी देखें तो वे उम्मीदवार जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट जेआरएफ या विज्ञान स्ट्रीम में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यूजीसी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यूजीसी CSIR संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, एक होता है यूजीसी नेट जेआरएफ, एक होता है यूजीसी CSIR, तो ये दो अलग अलग एग्जाम है, दोनों को ही एनटीए कंडक्ट कराती है और दोनों में अगर कोई पास हो जाता है तो यहाँ पे इनको फेलोशिप दी जाती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं। जहां तक मैं गलत हूँ 35 से 40 हजार के बीच में आपको पैसे दिए जाते हैं। आप पीएचडी करते रहिए और यहाँ पे पैसे आपको मिलते रहेंगे ताकि आप अपने काम को अच्छे से करते रहिए, पढ़ाई भी करिए और यहाँ पे पैसे मिले, ताकि आपको यहाँ पे ये टेंशन ना रहे कि पैसे कहाँ से आएंगे, और रिसर्च करने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, वही फेलोशिप है। इसका आवंटन कैसे किया जाता है, तो ये योजना प्रतिवर्ष 2000 नए स्लॉट विज्ञान स्ट्रीम के लिए 500 और मानविकी व सामाजिक विज्ञान के लिए 1500 प्रदान करती है। अगर हम बात करें भारत में अन्य शिक्षा योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री श्री, ये जो श्री योजना है ये स्कूलों के लिए शुरू की गई है, राष्ट्रीय साधन सही योग्यता छात्रवृत्ति, स्वच्छ विद्यालय अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। तो ये सारी योजनाएं हैं जो भारत में शिक्षा से जुड़ी है। और उसके अलावा जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ये सारी योजनाएं शिक्षा से जुड़ी हुई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 22 सितंबर को हमने वर्ल्ड राइनोस डे मनाया था, यानी कि विश्व गैंडे दिवस मनाया था 22 सितंबर को। तो इस वजह से एक और आर्टिकल चर्चा में इसमें बात किया है स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2023 के बारे में। इंटरनेशनल राइनो फेडरेशन ने क्या किया, तो एक रिपोर्ट जारी की जिसमें गैंडो के बारे में जानकारी दी गई, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के देखते हैं इसके बारे में। चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने
स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो अफ्रीका और एशिया में 5 जीवित गैंडा प्रजातियों की वर्तमान जनसंख्या अनुमान एवं रुझान का दस्तावेजीकरण करती है। यानी इस रिपोर्ट में जो एशिया और अफ्रीका, यहाँ पे 5 जीवित गैंडों के बारे में जानकारियां जो भी इकट्ठा हुई उसी के बारे में ये रिपोर्ट बताती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल राइनो फेडरेशन कह दिया था ना, फाउंडेशन है ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है ना कि हमें दिमाग में लग रहा है कि हम सही बोल रहे हैं, पर जुबान से कुछ और निकल रहा है, दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये चीज हम बोल रहे हैं, ठीक है सही जा रहा है, फिर वहां पे बाद में पता चलता है कि यार ये तो कुछ गलत निकल गया था। अगर ऐसा कुछ हो, आप लोग को लगे कि कुछ गलत पढ़ा दिएगा, तो उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ पे सर गलत जानकारी दी गई। देखिए यार, कोई भी टीचर हुआ, चाहे वो यूट्यूब के पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, या कोई भी इंसान हुआ, कोई भी एक इंसान, उसको सारी जानकारी नहीं हो सकती है। अगर सारी जानकारी एक ही इंसान को होती तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सारे सिद्धांत दे दिए होते, फिर और वैज्ञानिकों की क्या जरूरत थी, या फिर न्यूटन ने सारे सिद्धांत यहाँ पे दे दिए होते, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्या जरूरत थी। तो जब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक एक ही काम कर रहे थे, इनके पास ये सारी जानकारी नहीं थी, तो फिर हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो पढ़ा रहा है या जो टीचर है उसको सारी जानकारी है, वो भी गलत हो सकता है, उसकी भी जानकारी सीमित है। तो अगर कभी भी आपको लगे कि कुछ गलत बोल गया हूं मैं, तो उसके बारे में तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने गलत बोला है, मैं उसको चेक कर लूंगा और फिर अगले दिन उसको सुधार कर लेंगे। इसी तरीके से चलना चाहिए। आप लोग को लगे कि कोई चीज़ कम रह गई, कोई चीज़ गलत हो गई है, तो आप उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, फिर ईमेल कर दीजिए कि सर ये चीज़ गलत हो गई है, और उसमें हम सुधार कर लेंगे। बात की जा रही गैंडे के सभी 5 प्रजातियों और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा पहली बार विश्व वन्यजीव कोष WWF दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी। ये है रिपोर्ट से इमेज जो आप देख सकते हैं, 5 गैंडे के नाम दिए गए हैं। अच्छा, आप लोग ने देखा है कि नहीं गैंडा असली में? मैं एक बार गया था कानपुर, तो वहां पे मैं देखा था। तो यहाँ पे गैंडे की 5 प्रजातियां, जैसे व्हाइट राइनो हो गया, इसका यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम सेराटोथेरियम सिमन है। इसके बारे में आईयूसीएन इंस्टीट्यूट अगर हम देखते हैं तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की कितने 16,803 इसकी कुल लगभग जनसंख्या है, जो कि इसकी संख्या लगातार घटती जा रही है। और अगर आईयूसीएन स्टेटस हम देखें तो ये नियर थ्रेटेंड यानी कि खतरे के करीब है इसकी आईयूसीएन स्टेटस। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस के बारे में, इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस। इसकी कुल जनसंख्या लगभग 4014 है, जो कि इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और अगर इसकी आयुसीन स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल है, सुभेद्य है। इसी तरीके से यहाँ पे आप तीनों देख लेंगे। अभी आगे चल करके इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे भी रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है, तो प्रमुख खतरे अवैध शिकार हो गया, आवास स्थान की हानि हो गई। अवैध शिकार अभी भी सभी 5 गैंडों की प्रजातियों के लिए खतरा है और कई क्षेत्रों में यह बढ़ गया है जिन्हें पहले लक्षित नहीं किया गया था। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका अपने सफेद गैंडों के अवैध शिकार से होने वाली विनाशकारी क्षति से जूझ रहा है। लगातार अवैध शिकार के दबाव के बावजूद काले गैंडों की आबादी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के बारे में इसमें क्या बात कही गई रिपोर्ट में, तो अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन प्रेरित सूखा असंख्य हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है गैंडों के ऊपर। एशिया में नाटकीय रूप से वर्षा में वृद्धि और लंबी मानसून अवधि के कारण प्रत्यक्ष तौर पर अधिक गैंडों एवं मनुष्यों की मृत्यु हो सकती है। मौसम की बदलती परिस्थितियों और परिदृश्यों में भी आक्रामक पौधों की प्रजातियों में वृद्धि हो सकती है, जो देशी गैंडों के भोजन के आवश्यक पौधों को खत्म कर सकती है या उनके सामान्य निवास स्थान की हानि का कारण बन सकती है। ये सारी बातें रिपोर्ट में ही बताई गई। अगर हम बात करें गैंडों की स्थिति के बारे में, तो जो जाइवा या राइनो गैंडे हैं, ये शेष बचे लगभग 76 जावा राइनो में से 12 की स्थिति और ठिकाना अज्ञात है। सुमात्रन राइनो के बारे में या गैंडो के बारे में हम बात करें तो सुमात्रन गैंडे जो है, ये चिन्हों को ढूंढना कठिन होता जा रहा है इनके बारे में, जिससे वन में उनकी आबादी के विषय में अधिक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और अगर हम बात करते हैं व्हाइट गैंडे या व्हाइट राइनो के बारे में, तो विश्व के सबसे बड़े राइनो फार्म के 2000 व्हाइट राइनो को अब पूरे अफ्रीका में फिर से जंगली बनाया जाएगा। चमकीले धब्बे ब्राइट स्पॉट्स के बारे में बात करें अगर हम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो बेहतर संरक्षण के परिणाम स्वरूप भारत और नेपाल में एक सिंग वाले गैंडों की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही। पिछले कुछ दशकों में अवैध शिकार के कारण भारी नुकसान के बावजूद अफ्रीका में काले गैंडों की मजबूती से वापसी इनकी दर में वृद्धि हो रही है। सही हस्तक्षेप के साथ सभी 5 गैंडों की प्रजातियां हमारे बदलते विश्व में फिर से उभर सकती हैं और बढ़ सकती हैं। सिफारिशें क्या की गई इस रिपोर्ट में, तो अवैध शिकार, आवास संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी, क्षमता निर्माण, मांग में कमी, समर्थन और वन्यजीव तस्करी व्यवधान को संबंधित करके गैंडों की सुरक्षा के लिए एक समग्र रणनीति लागू की जा सकती है। अगर हम बात करें भारत सरकार के द्वारा गैंडों के संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो इसमें पहला स्थानांतरण कार्यक्रम वर्ष 2023 की शुरुआत में मानस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के स्थानांतरण को वर्ष 2024 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था, जबकि जनवरी में एक अवैध गैंडे की खोज के बाद सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया। उसके अलावा राइनो कॉरिडोर वर्ष 2022 में असम सरकार ने उत्तर मध्य असम में ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ने को अंतिम रूप दिया।
जो इस संरक्षित क्षेत्र और प्रमुख गैंडा आवास के आकार के 2 गुने से भी अधिक है। इस अतिरिक्त भूमि के साथ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान अब पूर्व में बुराहाचपोरी वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ गया है, जिससे असम में राइनो वाले सभी संरक्षित क्षेत्रों के बीच जुड़े एक गलियारे का निर्माण पूरा हो गया है। ये है मानस राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, लाओखोवा और बुरहाचपोरी वन्यजीव अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी ये सारे आपस में जुड़ गए हैं ताकि गैंडे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से विचरण कर सके, इनको कोई दिक्कत ना हो। अगला बिंदु है एशियाई राइनो पर नई दिल्ली घोषणा पत्र। भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया ने राइनो प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके अलावा सभी राइनो का डीएनए प्रोफाइल। यह परियोजना अवैध शिकार को रोकने और राइनो से जुड़ी वन्यजीव अपराधों में सबूत इकट्ठा करने में मदद करेगी। राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति, इसे एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इंडिया राइनो विजन 2020, यह वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में विस्तृत कम से कम 3000 से अधिक एक सींग वाले गैंडों या राइनो की संख्या में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। और इस प्रयास के दिन जो यहाँ पे ग्रेटर वन हॉर्न राइनो एक सींग वाले गैंडे की संख्या में वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे बात किया जो ब्लैक राइनो है और जावन राइनो और सुमात्रन राइनो, इनके जो स्थिति देखेंगे आप आयुष इनकी, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी एक गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखे गए ये तीनों। और यहाँ पे इनकी संख्या देखिए, ये जो जावन और सुमात्रन राइनो उनकी संख्या तो बहुत ही निम्न है। जावन रोमानो को 76 के आसपास है और यहाँ पे जो सुमात्रन राइनो उनकी तो और खराब स्थिति, 34 से 47 के आसपास ही इनकी जनसंख्या बची हुई है। जो ब्लैक राइनो है इनका नाम है वैज्ञानिक डाइसेरस बाइकॉर्निस। देखिए नाम पढ़ने में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी भाई, थोड़ा सा नाम टफ लग रहा है, और फिर हम लोग की इंग्लिश कितनी अच्छी होगी वो पता ही जब हिंदी मीडियम वाले हैं। उसके अलावा जो जावन राइनो है इसका वैज्ञानिक नाम है राइनस्कोर्स सॉन्डेक्सियस, और ये जो सुमात्रन वाला इसका नाम है डाइक्रोनिस सुमात्रनिसिस। एक बार देख लीजिएगा नाम, वैसे भी याद हो जाएगा, और वैज्ञानिक नाम याद रखिए, कभी कभार पूछ लेता है वैज्ञानिक नाम। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आयुसीएन स्टेटस है। कई बार जानवरों की आयुसीएन स्टेटस पूछी जाती है यूपीएससी एग्जाम में। दोस्तों अभी गुजरात से वेनेडियम मिला है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। पहले ये लोकेशन देखिए आप, जहां से ये है गल्फ ऑफ खंबात, यहीं से हमें वेनेडियम प्राप्त हुआ है। तो हम ये जानने वाले हैं कि वेनेडियम क्या है, इसके फायदे क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है। उसके अलावा हम जानने वाले हैं खंबात की खाड़ी के बारे में थोड़ा सा। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं इसके बारे में। ये क्या है वेनेडियम, तो एक प्रकार का रासायनिक तत्व है। इसका संकेत क्या है, तो इसका संकेत है वी, और इसका परमाणु क्रमांक 23 है। हालांकि ये नहीं पूछता है नॉर्मली, अब अगर पूछ ही ले किस्मत ही खराब तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये सब नहीं पूछता कि परमाणु क्रमांक कितना है, क्या है क्या नहीं। ये एक सिल्वर ग्रे लचीला धात्विक तत्व है। यह अधिकांश धातुओं की तुलना में कठोर होता है और क्षार से और एसिड से इनके खिलाफ अच्छा संचारण प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। संचारण प्रतिरोध का मतलब ये है कि जो एसिड होता है और जो बेस होता है यानी कि क्षार होता है, इनके खिलाफ ये गलता नहीं है, इनसे ये खराब नहीं होता है, इसके प्रतिरोध करता है इसका, और खराब नहीं होता है इससे आसानी से। इसके बारे में बात की जा रही है। इसका इतिहास क्या रहा है, मतलब इसकी खोज कैसे हुई है, तो इसका इतिहास भी बड़ा रोचक रहा है। इसकी खोज भी हुई तो इसके बाद फिर इसको मान्यता नहीं मिली, फिर से इसकी खोज हुई। वही है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, अगर आपके अंदर चाहत है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन वो चीज आपको मिल के रहेगी। तो जैसे इसके बारे में पहले खोज हुई थी, फिर इसको मान्यता ही नहीं मिली, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से इसकी खोज हुई, फिर से मान्यता मिल गई। तो बात करें इसकी खोज 1801 में स्पेनिश खनिज विज्ञानी एंड्रेस मैनुअल डेल रियो ने की थी, जिन्होंने इसे एरिथ्रोनियम नाम दिया था। लेकिन अंततः यह विश्वास हो गया कि यह केवल अशुद्ध क्रोमियम था, यानी जब इसकी खोज इन्होंने की थी तो ये कहा गया कि एक प्रकार का अशुद्ध क्रोमियम है, न कि कोई नई तत्व है, न कि कोई नई धातु है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वही है कि टैलेंट है तो बाहर निकल के आए। इस तत्व की पुनः खोज 1830 में की गई थी, किसके द्वारा, तो स्वीडिश रसायनविद थे। कौन थे ये, निल्स गैब्रियल सिफस्ट्रॉम द्वारा। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इसकी खोज की थी, और इस जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, तो सुंदरता और यौवन की स्कैंडिनेवाई देवी के नाम पर, वानाडिस के नाम पर रखा गया था इसका नाम वेनेडियम। अंग्रेजी रसायनज्ञ हेनरी एनफील्ड रोस्को ने पहली बार 1867 में वेनेडियम डाइक्लोराइड के हाइड्रोजन अपचयन द्वारा धातु को अलग किया था। इसके प्रमुख निर्माता कौन है वर्तमान समय में, तो चीन हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया और रूस हो गया। अगर हम बात करें कि वेनेडियम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, तो देखिए यहाँ पे अभी तो गुजरात में पाए गए, इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में भी इसके निक्षेप पाए गए थे, इसका भंडार पाया गया था। तो इसका यूज ये होता है कि पहले इसका यूज हम देखें तो ये बात करें मिश्र धातु बनाने के लिए, मिश्रण में इसका यूज किया जाता है। जैसे वेनेडियम का प्राथमिक उपयोग स्टील और अन्य धातुओं में मिश्र धातु तत्व के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए वेनेडियम स्टील अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ और कठोरता और उच्च तापमान पर कठोरता बनाए रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर उपकरण निर्माण हो गया, कटलरी हो गया और संरचनात्मक सामग्रियों में किया जाता है। कटलरी का मतलब ऐसे समझिए जो चाउमीन खाते हैं ना, वो जो चम्मच होती है कांटे वाली, उसी को कटलरी भी कहा जाता है। तो उसी तरीके की चीजें बनाने में इसका यूज किया जाता है।
वेनेडियम फ्लो बैटरियों में, तो वेनेडियम का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिए एक विश्वसनीय, सुरक्षित और स्थिर समाधान बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वेनेडियम यौगिकों का उपयोग विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने के लिए। परमाणु अनुप्रयोग इसका क्या है, तो वेनेडियम का उपयोग कुछ परमाणु रिएक्टरों में संरचनात्मक सामग्री और न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में भी किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में अगर हम इसका यूज देखें तो वेनेडियम का उपयोग मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया और उच्च कोलेस्ट्रॉल सहित कई बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। अगर हम बात करें खंबात की खाड़ी के बारे में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं खंबात की खाड़ी की, तो बात करें गुजरात राज्य में भारत के पश्चिमी तट के साथ अरब सागर का प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि पश्चिमी तट पर है और गुजरात राज्य में सारी चीजें तो यहाँ से क्लियर हो रही हैं। पहले इसे कैम्बे की खाड़ी के नाम से जाना जाता था। लगभग 80 मील तक फैला यह काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग से विभाजित करता है। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां आके गिरती हैं, तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, माही हो गई और साबरमती नदियां यहाँ पे अपना मुहाना बनाती हैं। अगर हम इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह पानी का अपेक्षाकृत उथला और घिरा हुआ शरीर है। शरीर का मतलब ये कि अंग है, बॉडी है, निकाय है, जो भी कह लीजिए आप, जो इसकी ज्वारीय गतिविधियों और व्यापक कीचड़ की विशेषता है। यह दुनिया में सबसे ऊंची ज्वारी श्रेणियों में से एक होने के लिए जाना जाता है, जिसमें ज्वार नट के रूप से बढ़ और गिर सकता है। खाड़ी के पश्चिमी भाग में छोटे प्रवेश द्वारों के आसपास कुछ मूंगा चट्टानें भी पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे एक फोटो है, पहचान कौन? एक्चुअली इनका नाम विवेक बासिन है और इनको अभी बार्क को कुत्ता जो भोगता है उसको वाला बार्क नहीं बोल रहे हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में बात की जा रही है। तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसके निदेशक बनाए गए हैं विवेक भासिन। ये कौन है, तो एक परमाणु वैज्ञानिक है। इन्होंने हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC यानी कि बार्क के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। बार्क भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान प्रतिष्ठान है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत संचालित होता है और इसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु विज्ञान की उन्नति, उद्योग, स्वास्थ्य के और कृषि के में रेडियो आइसोटोप के उपयोग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए ज्ञान और तकनीक उत्पन्न करने के उद्देश्य से अनुसंधान में लगा हुआ है। यहाँ पे ये बार दो बार हो गया स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, उसी तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैं इसको सही कर दूंगा PDF में। यह परमाणु रिएक्टरों, ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों, विकिरण सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार है। अगर हम बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या बार्क के बारे में, तो होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु कार्यक्रम की कल्पना की थी। भाभा ने 1945 में परमाणु विज्ञान अनुसंधान करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। राष्ट्र के लाभ के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन के प्रयास को तेज करने के लिए डॉक्टर भाभा ने भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक बहुविषयक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे की स्थापना की। 1966 में भाभा के निधन के बाद AEET का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या बार्क कर दिया गया। बार्क भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान प्रतिष्ठान है जिसका मुख्यालय ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक संचालित होता है जिसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। सारी चीजें हमने देख ली हैं पहले। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होना हो, लेकिन ये जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है जो ये प्रमिला मलिक है, ये उड़ीसा की पहली विधानसभा अध्यक्ष बन गई है महिला, यानी उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन है, ये है प्रमिला मलिक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा बात की जा रही जो सरोजा वैद्यनाथन है, इनका निधन हो गया। ये कौन थी, तो ये भारतनाट्यम करने वाली एक नर्तकी थी, यानी इनका संबंध भारतनाट्यम से है। अगर कभी एग्जाम में पूछे तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद की प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। इसी तरीके से केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या किया है, तो 25 सितंबर 2023 को प्रथम हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम के लिए, लेकिन देश दुनिया में क्या चल रही है तो जानकारी होनी चाहिए ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में। ये रही बाकी की शॉर्ट न्यूज, PDF में तो आपको मिल ही जाएगी अगर आप देखना चाहें। जैसे IRDA ने क्या किया है, तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके अलावा भारतीय सेना ने युद्ध और गोलाबारी के बदलते स्वरूप विषय पर पहले जनरल SF रॉड्रिक्स स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। इस तरीके से सारी जो न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ध्यान में तो होना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। ये कुछ जैसे जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो लाइनर करंट अफेयर पूछे जाता है और हमारे यहाँ पे जो पूछे जाते हैं उसका प्रयोग होगा, उसके बारे में विशेषता होगी, ये सारी चीजें पूछी जाती है UPSC में। तो अगर कोई वनडे एग्जाम देने वाला तो ये सारी चीजें देख सकता है। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। देखिए एक टॉपिक है मेंस के PYQ को लेकर के, कई मेंबर ने इसके बारे में सवाल किया हो कि कैसे इसको सॉल्व करें, इसके लिए कौन से बुक लें, सॉल्व PYQ लें या अनसॉल्व PYQ लें। तो इसके बारे में जल्दी हम एक वीडियो पे बात करेंगे। इसके बारे में सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले कि बुक कौन सी लें, सॉल्व पेपर लें या अनसॉल्व पेपर लें,
और कैसी अप्रोच होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए, क्या हम डेली एक एक क्वेश्चन करें या डेली 2 क्वेश्चन करें, कब आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्या है इसका मतलब, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बस थोड़ा सा 1-2 दिन टाइम दीजिए मुझे, उसके बाद हम लोग मेंस पैक के ऊपर एक अच्छे से वीडियो में पूरी सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए।